नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रामनगर में काकराड़ नाले के पास बादल फटने की घटना सामने आई है, जिससे पूरे क्षेत्र में मलबा घुस गया है। घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें, बुधवार सुबह 3 बजे और 4 बजे के बीच नैनीताल के रामनगर तहसील अंतर्गत आने वाले भलौन क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आई, जिसके बाद भलौन क्षेत्र में मलबा घुस गया, जिससे निर्माणाधीन रिजॉर्ट ग्रामीणों की जमीन और कुछ वाहन मलबे की चपेट में आकर बह गए। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के आधार पर ओखलडूंगा गांव में अतिवृष्टि की घटना देखने को मिली है, जिसमें करीब 50 घरों को क्षति हुई है। तो रामनगर में ककराड़ नाले के पास बादल फटने से 50 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। हाँ सर, ऐसा है, कल दोपहर बाद से काफ़ी बारिश हो रही थी, लेकिन कल रात 3:30-4 बजे के आसपास के घटना है कि वहाँ पर बादल फट गया। ग्राम सभा भलौन और अमगढ़ी के बीच में एक ककराड़ नदी बहती है, उसमें बादल फटाया। उसकी वजह से जो है एक उसके निर्माणाधीन एक होटल है, उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। उसका ट्रैक्टर ट्रालियाँ वगैरह बही हैं और कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बहा है। और मेरा उसके बगल में मेरा अपना निजी फार्म था, मेरे ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह सब डूब गई हैं। शटरिंग का सामान था, 2 गाड़ी ईंटें थी, सब बह गई हैं। 2 अपने फिश पॉन्ड थे, वो जमींदोज हो गए हैं। अभी जो है चूँकि बारिश बंद नहीं हुई है और फ्लड भी कम नहीं हुआ है, इसलिए नुकसान का जो है आकलन करना अभी संभव नहीं है। अगर बारिश बंद होने के बाद, इसलिए सामान्य होने के बाद ही पता लगेगा कि कितना। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, लगातार मौसम का कहर तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। वहीं रामनगर के समीप ककराड़ नाले के पास ये बादल फटने का मामला सामने आया, क्या कुछ जानकारी और मिल रही है? कि देखिए, जिला प्रशासन को जैसे ही ये सूचना मिली कि रामनगर के निकट अतिवृष्टि हुई है, यानी बहुत ज्यादा बारिश के कारण पानी आया है और बादल फटने जैसे हालात हैं, तत्काल जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत बचाव के काम को तेज किया गया है। आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। लिहाजा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। समस्या ये आ रही है जिला प्रशासन के सामने जिलेवार कि बारिश से नुकसान के बाद जैसे ही काम ठीक करने, सड़कें ठीक करने का प्रयास होता है, वैसे ही दोबारा और अधिक गति से जो अधिक वेग से बारिश आ रही है, वो पूरे काम को बाधित कर रही है। इससे भी प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ी है। वहीं रामनगर में भी सभी टीमें अलर्ट मोड पर है और व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। देहरादून, पौड़ी और नैनीताल के लिए येलो अलर्ट। चंपावत और उधम सिंह नगर में भी हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड में आज मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का अंदेशा जताया है। साथ ही भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरे प्रदेश के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के अधिकतर इलाकों में तेज बारिश होने की आशंका है। 5 अगस्त तक प्रदेश भर में सभी इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट है। और अधिक जानकारी के साथ लगातार सुदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, उत्तराखंड में लगातार बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। क्या कुछ मौसम विज्ञान के द्वारा कहा गया है कि क्या चेतावनी जारी की गई है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी है। ये येलो अलर्ट का असर ये हुआ कि अधिक सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है और कई स्थानों पर अतिवृष्टि की भी संभावना है, क्योंकि जब ज्यादा बारिश होती है तो सड़कों पर पानी आता है, रोड बाधित होती है और जो संचालन है ट्रैफिक का या यातायात का, वो भी बाधित होता है। तो एक बड़ी चुनौती है और 5 दिनों का जो अलर्ट है, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो आज के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
उत्तराखंड में मानसून सीजन लोक निर्माण विभाग के लिए भारी साबित हुआ है। पुलों और सड़कों के सुधार में लोक निर्माण विभाग को इस बार मोटा बजट खर्च करना पड़ेगा। 15 जून से शुरू हुए मानसून के बाद से अभी तक 300 करोड़ से अधिक की चपत पीडब्ल्यूडी को लग चुकी है। आने वाले दिनों में होने वाली बारिश के साथ ही यह आंकड़ा और बढ़ेगा। इस दौरान जहां 2541 सड़कें बंद हुई तो वहीं 56 पुलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के 2 और एनएच के एक भवन को भी नुकसान पहुंचा है। जबकि सचिव पीडब्ल्यूडी डॉक्टर पंकज पांडे का कहना है कि पुल, सड़कों और भवनों को पूर्वोत्तर स्थिति में लाने के लिए अभी तक कुल 300 करोड़ से अधिक का आकलन किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी वर्षा काल के 2 माह शेष हैं। बारिश का क्रम भी लगातार बना हुआ है। इससे आने वाले समय में क्षति अधिक होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस वर्ष मैं बताना चाहूँगा कि जो टोटल पीडब्ल्यूडी की सड़कें और पुल मिला के लगभग 300 करोड़ का हमको नुकसान हुआ है, जो कि हम अगर अपनी सड़क को पुरानी अवस्था में लाते हैं जैसी वो सड़क थी तो उसमें 300 करोड़ करीब खर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा जो 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, इसके अलावा लगातार क्योंकि बारिश अभी जारी है तो आगे चल के ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जैसे पुलों का भी हम लोग सेफ्टी ऑडिट करा चुके हैं, तो अभी वर्तमान में 100 के आसपास पुल हैं जिनको असुरक्षित पाया गया है। कुछ उसमें बंद भी किए गए हैं जो बारिश की वजह से जो खतरनाक स्थिति में आ गए हैं। तो उनके पुलों के भी हम लोग फिर डिटेल उसमें एस्टिमेट्स और डीपीआर वगैरह बनाई जाएंगी, तो उससे और आगे चल के ये जो आंकड़ा है हमारा 300 करोड़ का, ये बढ़ सकता है। बट वर्तमान तक 300 करोड़ हो चुका है और क्योंकि अभी एक ही महीना हुआ है मानसून का, तो निश्चित रूप से आगे ये और बढ़ेगा। देखिए, कुछ इसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से रिक्वेस्ट की गई है और जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी हैं गडकरी जी, उनको भी रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। हम लोग यहाँ से रिटर्न में भी भेज रहे हैं। पर्सनली जब माननीय मुख्यमंत्री जी मिले थे तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था उनको, तो वो भी हम भेज रहे हैं। और जो हमारी अन्य योजनाएं जो चल रही वर्तमान में, राज्य योजना या जो भारत सरकार की और योजना है, उनके तहत भी हमने इन रोड्स को प्लान कर रहे हैं जिससे कि जो अच्छी कंडीशन में रोड को वापस ला सकें हम। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। श्री कृष्ण कृपा धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आरएसएस के पूर्व सह कार्यवाहक को श्रद्धांजलि दी। मदन दास देवी को पिछले दिनों हो गया था निधन। मदन दास देवी की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी श्री कृष्ण कृपा धाम पहुंचे। उत्तराखंड में सत्ता संभाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं तो 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और इन 2 सालों में सीएम धामी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों में अपनी एक खास पहचान बना ली है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सीएम धामी ने अपने कार्य कुशलता से पीएम मोदी का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसमें सीएम धामी अब पीएम मोदी के चहेते सीएम बन गए हैं। सीएम धामी पिछले 1 महीने में यूं तो 3 बार दिल्ली गए, 2 बार पीएम मोदी से मुलाकात कर राज्य के लिए अनेक सौगातें लेकर आए। सीएम धामी ने इस बार भी पीएम से मुलाकात की और राज्य को मेट्रो परियोजना, सड़क संरचना, राजमार्गों का उच्चीकरण, धामों और मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों के विस्तार को लेकर बातचीत की गई, जिसमें जल्द ही राज्य को बड़ी सौगात मिल सकती है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि 2024 में जनता अपने आप फैसला करेगी कि धामी विकास पुरुष है या फिर विनाश पुरुष है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन चुनाव में इसका फैसला जनता अपने आप करेगी। उत्तराखंड की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। साथ में पर्यटन की दृष्टि से और जनमानस को सुविधा की दृष्टि से काठगोदाम, भीमताल, लोहाघाट, पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने के लिए भी अनुरोध किया है। देश के प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति जो असीम प्रेम और लगाव है वो हम सबको दिखता है
और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इन 9 वर्षों के अंदर उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए किसी भी प्रकार की उन्होंने धन की कमी या किसी भी प्रकार की कोई कमी आने नहीं दी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी प्रस्ताव उनके सम्मुख रखे हैं, उन्होंने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया है। अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली दौरे पर गए, और जब वो दिल्ली दौरे पर जाएंगे तो डबल इंजन की सरकार है, झोली खाली तो नहीं आनी चाहिए, कुछ ना कुछ उस झोली में होना ही चाहिए। पता चलेगा कि 2024 का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं या सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ते हैं, ये पता चल जाएगा। और अगर विकास क्या होगा तो बात करेंगे विकास की, और विकास नहीं क्या होगा तो बात करेंगे बिना। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने राज्य के विधानसभा चुनाव में हारी 23 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा पार्टी सांसदों को सौंपा है। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी दी गई। इसके तहत जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां पार्टी को मजबूत करना है। इसके लिए बीजेपी ने विपक्षी दलों के जमीन कार्यकर्ताओं के साथ लाने की रणनीति बनाई। साथ ही जनजाति व अनुसूचित जनजाति के बीच पैठ बढ़ानी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी सांसद आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के साथ जन सहभागिता वाले कार्यक्रम में भी शिरकत करें। सांसदों को ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि प्रवास और टिफिन बैठकों में भी शामिल होना है। चुनाव की दृष्टि से उत्तराखंड में जो 23 विधानसभा हम लोग नहीं जीत पाए थे कारणवश, किसी प्रकार की चूक न रहे, इस दृष्टि से हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने विधानसभा आवंटित किया। हारी हुई विधानसभा है उसमें तीरथ जी को हमने बद्रीनाथ, बाराहाट ऐसी 2 विधानसभाएं दी हैं। माला राजपूत शाह जी को हमने यमुनोत्री 1 विधानसभा दी है। निशंक जी को हमने हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, खानपुर 3 विधानसभाएं दी हैं। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा 4 विधानसभाएं दी हैं। अजय भट्ट जी को खटीमा, नानक मत्ता, किच्छा 3 विधानसभाएं दी हैं। नरेश बंसल जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने मंगलौर, भगवानपुर, किरान किलर और बाजपुर 4 विधानसभाएं दी हैं। अनिल बरूनी जी को हमने प्रतापनगर, चक्रता, हल्द्वानी। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह के तहत देहरादून के निजी चिकित्सालय में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गीता धामी ने कहा कि आज के समय में महिलाओं को स्तनपान के लिए जागरूक होना जरूरी है। आज के समय में कामकाजी महिलाएं नवजात शिशुओं का ध्यान नहीं रख पाती, जिससे उन्हें अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए स्तनपान आवश्यक है। इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जाता है और इसे एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। स्तनपान सप्ताह की पूरे देशवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। और ये बहुत ही ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना, खासकर आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है। जिस तरह से हमारे बच्चे जो कि नवजात शिशु समय पर जिनका जन्म होता है, उनके लिए माँ का दूध बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो हष्ट पुष्ट रहें। हमारी पीढ़ियाँ पुष्ट रहेंगी तो ये समाज, मैं समझती हूँ कि स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। और जो है अधिकतर यहाँ पे अधिकतर संस्थाओं के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ में आज कनिष्क हॉस्पिटल के द्वारा भी यहाँ पे डॉक्टर हमारे जो डायरेक्टर हैं मुकेश कुमार गुप्ता जी और डॉक्टर रितु गुप्ता जी के द्वारा भी यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी जो है जनता, हमारी महिलाओं को, युवाओं को, सभी को जागरूक करने के शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त करने समेत अन्य दिशा निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधियों दिए गए। वहीं शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। नियंत्रण में कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। एक तो हमने ये कहा है कि शिक्षा विभाग ये इंश्योर कर ले कि जितने भी जनपद में विद्यालय हैं उनके 100 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसी शॉप ना हो जहाँ ये तंबाकू प्रोडक्ट विकृत होते हैं। दूसरा, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं जैसे चितई है और जागेश्वर है, इसको भी आने वाले टाइम में तंबाकू फ्री किया जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जाएँ। तो जो वहाँ पर शॉपकीपर हैं उनको भी जागरूक किया जाए कि वो उसको बेचकर कुछ और बेचना प्रारंभ करें।
और जो वहाँ यूज़ करते हैं उन लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। तीसरा, हमारा जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसमें हमने डायरेक्शन ये दी है कि जो कार्यालय अध्यक्ष है वो अपने ऑफिस से जनरेट होने वाले कूड़े को रैंडमली चेक करे कि क्या उसमें सिगरेट बीड़ी के बट्स या तंबाकू के गुटखे के रैपर्स पाए जाते हैं। तो ये एक संकेत रहेगा कि उनके कार्यालय में इस तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तंबाकू प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों को ताक पर रखते हुए नगर निगम कोटद्वार के द्वारा इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण नगर निगम के वार्ड 37 में दिखाई पड़ रही है। यहां पर एक अपात्र लाभार्थी मुन्नी देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया। वहीं इस मामले में नगर आयुक्त वैभव गुप्ता का कहना है कि जांच की जाएगी कि किस अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिया गया और इसमें जिस भी कर्मचारी की भूमिका सम्मिलित पाई जाएगी उस पर नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई होगी और साथ ही अपात्र लाभार्थी से भी रिकवरी होगी। तो नगर आयुक्त बोले मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, जो भी कर्मचारियों की संलिप्तता इसमें मिलेगी उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो अपात्र को पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया। इसमें यदि किसी अपात्र व्यक्ति द्वारा को इसमें मिल गया है तो इसमें सभी के स्तर पर ही लापरवाही भी है और इसमें एक अनियमितता भी है, क्योंकि लाभार्थी का भी अपना कर्तव्य था कि वो ये सुनिश्चित करे कि वास्तव में वो इसके लिए पात्र है या नहीं, और जो हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी फील्ड में जाके सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि वो वास्तव में पात्र है या नहीं। तो निश्चित तौर पर ये दोनों की ही इसमें वो होगी। जो हमारे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी उसके खिलाफ जो सरकारी सेवक नियमावली है उसके तहत कार्रवाई होगी, और जो लाभार्थी है जिसने धोखा देकर इस तरह के। पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत ट्रैफिक पुलिस अब ड्रोन के माध्यम से चालान कर रही शहर के सभी मुख्य मार्गों पर ड्रोन तैनात किए गए हैं, जिसमें अब ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले पुलिस की नजर से बच नहीं पाएंगे। साथ ही यह ड्रोन अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण करने वालों पर भी गाज गिराने का काम करेगा। चल रहा है उसमें हम उनसे बात कर रहे हैं कि वो जितना जल्दी जो है वो काम हो, और चीज़ें उसमें हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो काम है वो रात को हो। दिन में जो हमारा ट्रैफिक है वो किसी काम की वजह से बाधित ना हो। बाकी स्कूल्स हैं, स्कूल्स का एक बहुत बड़ा इशू है देहरादून के अंदर। स्कूल टाइम में ही जो है मैक्सिमम ट्रैफिक की समस्या आती है। उसके लिए हम स्कूल वालों से भी बात कर रहे हैं कि वो जो उनके पास जो एरिया है उसमें वो सहयोग प्रदान करें। अपनी जो पार्किंग है, जो पेरेंट्स बच्चों को पिकअप या ड्रॉप के लिए आते हैं, वो चीज़ें जो है वो अपना ग्राउंड उसे खोलें, ओपन करें और पार्किंग की तरह यूज़ करें। उससे भी बहुत बड़ी निजात जो है हमें अपनी ट्रैफिक की समस्या से मिलेगी। शहर के प्रेक्षागृह में 4 अगस्त से गढ़वाली फिल्म पोथली प्रदर्शित की जा रही है। बुधवार को पौड़ी में फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया। फिल्म के निर्माता, निर्देशक व अभिनेता रवि ममगाई ने कहा कि यह फिल्म 4 अगस्त को दिखाई जाएगी। फिल्म उत्तराखंड व देश के मौजूदा हालात पर बनी है और बेटियों के साथ बढ़ रहे घिनौने अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने वाली फिल्म है। देखिए, एक तो जो आज के समाज में जो हमारे घटनाएं बढ़ गई हैं उनकी तरफ एक संकेत है, और बेसिकली सभी लोगों को एकजुट करने का एक प्रयास है कि अगर किसी की बेटी के साथ कोई घटना होती है तो ये ना समझें कि उसकी बेटी के साथ हुआ है तो हम सोए ना रहें, हम भी जागें और हम भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आज ये किसी एक की बेटी के साथ है, कल को किसी और की बेटी के साथ हो सकता है। बेसिकली फिल्म जो है यही मैसेज देती है कि उत्तराखंडियों एकजुट हो जाओ, और एकजुट होके और पहले जैसी देवभूमि जो उसको कहा जाता था वो वही देवभूमि बनी रहे और बाहरी तत्वों का यहाँ इस पर लगाम लगे, ये मैसेज है। भू कानून के मुद्दे को भी उठाती है फिल्म। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नरेंद्रनगर स्थित तहसील सभागार में चौपाल लगाई, जहां डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने पीड़ितों को आश्वस्त किया कि वह स्वयं भी निरीक्षण करने को मौके पर पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने तहसील नरेंद्रनगर और यहां स्थित कार्यालयों का भी निरीक्षण किया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार अयोध्या उनियाल और संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। जो अन्य विभाग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। अभी यहाँ पर एक जन समस्याओं के लिए हमने एक चौपाल लगाई थी, जहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर आए थे अपनी समस्या लेकर, और एक बैठक भी की गई जहाँ पे जो रेलवे से प्रभावित परिवार हैं उनके 4 गाँव के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे।
तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पे सुना गया है और समस्त विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। उनको निराकरण करने के लिए जहाँ कहीं भूस्खलन की संभावना है, कहीं पेयजल लाइन की समस्या है, पानी की, कहीं उनके घरों में जो दरारें आ रही हैं उसके बारे में उन लोगों ने कंप्लेंट्स किया। हमारे नए डीएम सरारक हैं, उन्होंने हमारी सारी बातें बहुत अच्छी तरह सुनी है। उन्होंने हमको पूरा विश्वास दे रखा है। हमें उम्मीद है कि हमारा काम अब अच्छे ढंग से होगा। तो घरों में जो दरार पड़ी है, कर्णप्रयाग ये जो रेल परियोजना है उसकी वजह से काफ़ी समय से ये लोग अधिकारी जो हैं हम लोगों को गुमराह कर रहे थे, सही सटीक जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन आज जो हमारे टिहरी जिले में नए डीएम साहब आए हैं, उन्होंने सकारात्मक विचार रखे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से जो समस्याएं क्षेत्र में उपजी हैं उनके समाधान के लिए लगातार 2 साल से कार्य कर रहे हैं। आज विगत जितनी भी मीटिंग है उसके सापेक्ष में आज डीएम साहब का मीटिंग। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।